नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक विषय इतिहास के बारे में यहाँ पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। पहले चैप्टर की चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बात करने जा रहे हैं कहाँ पे, ये पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चौथी वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपने देखा कि कैसे इटली जर्मनी का निर्माण हुआ, ब्रिटेन का कैसे निर्माण हुआ, इस तरह से एकीकरण कैसे हुआ, वो हम उसमें पढ़ें। अब इसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रों की दृश्य कल्पना कैसे होती है। तो बात ये करते हैं कि कैसे लोगों ने राष्ट्र को देखा। अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति की बात करें, किसी व्यक्ति की उसकी मूर्ति हो या उसका चित्र हो, बनाना आसान होता है। लेकिन किसी देश का एक प्रतीक के रूप में ऐसे बनाना देश का तो बनाना बहुत कठिन बात होती है। लेकिन कैसे बनाएं, इसको कैसे आप व्यक्त करें। जो कलाकार थे उस समय के, जो समय प्रचलन में आया, वो उसका क्या चेहरा दिया जाए राष्ट्र का, ये इसका हल ढूंढने के लिए 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो कलाकार रहते हैं वो ढूंढ लेते हैं। और इसका हल क्या करते हैं कि उन्होंने एक देश को एक मूर्त रूप अमूर्त रूप को मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं। यहाँ बात करते हैं कि राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहना दिया जाता है, राष्ट्र को व्यक्ति के जैसे दिखाने की कोशिश की जाती है। और राष्ट्र को जो व्यक्ति का जामा पहनाते हैं उसमें किसी नारी को दिखाया जाता है कि नारी को देश के रूप में दिखाते हैं। और नारी कोई खास महिला या किसी खास महिला का चित्र नहीं था, वो एक अपने यानी एक काल्पनिक दृश्य के रूप में उसको महिला का चित्र बनाते हैं और उस महिला को ही एक राष्ट्र का रूप मानते हैं। और इसी तरह के जो अमूर्त विचार है वो नारी की छवि को एकदम रूपक बन जाती है, नारी की छवि राष्ट्र रूपक छवि बन जाती है। और वो नारी ही ऐसा माना जाता है कि नारी की छवि को राष्ट्र के रूप में दिखाया जाता है। आगे बात करते हैं कि जैसे इसी तरह क्या हुआ था फ्रांस में। देखें, जब युद्ध हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो मसाल लेकर एक महिला को ऐसे दिखाया जाता है जिससे कि वो क्या हो कि प्रतीक करती है। और इसी तरह फ्रांस में ही देखेंगे कि फ्रांस में क्या हुआ था कि लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर क्या है, इंसाफ के लिए, स्वतंत्रता के लिए उसमें उपयोग किए जाते हैं। कि अगर टूटी हुई जंजीर कहीं पे चित्र बना दिया है तो या लाल टोपी कोई लगाए हैं तो इसका ये स्वतंत्रता या इंसाफ का इसमें वो दिया गया है। स्वतंत्रता इससे साबित होती थी लाल टोपी और जंजीर से। इंसाफ के लिए क्या होता था कि इंसाफ के लिए जैसे ऐसे तराजू लिए कोई महिला है, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, वो क्या है न्याय के लिए दिखा रहा है, वो इंसाफ के लिए था। और इसी तरह क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जो गणतंत्र और स्वतंत्रता और न्याय के लिए प्रतीक उपयोग किए गए थे, जिससे कि जो लोग मतलब कि इसमें से कई चीजें के लाभ होती है। इसमें से प्रतीक के माध्यम से अपनी बात कही जा सकती है कि अगर लाल टोपी लगाए मतलब कि स्वतंत्रता का ये प्रतीक है। और कहने का मतलब उसमें अनपढ़ या पढ़े लिखे या कोई उसी तरह का कोई उसमें वो नहीं होता कि वो नहीं जान पाएंगे, वो एक प्रतीक बन जाता है, उसे एक प्रचलन में आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसी प्रकार 19वीं सदी में क्या हुआ था, फ्रांस में ईसाई नाम जो महिला का यहाँ बात बता रहे हैं कि महिला को कैसे नाम दिया गया, मारियान नाम दिया गया था, वो ईसाई नाम था। मारियान नाम क्या हुआ था, मारियान जो नाम दिया था, जिसने जन राष्ट्र को राष्ट्र के विचार रेखांकित करने का इसमें प्रयास किया गया था कि जो मारियान है वो राष्ट्र को रेखांकित कर रही है। और इसके बाद वो महिला का रूप दिया गया था मारियान को। उसके चिन्ह क्या है, स्वतंत्रता और गणतंत्र की जगह उस समय क्या था फ्रांस में, स्वतंत्रता और गणतंत्र की जो बात कर रहे हैं वो लाल टोपी। और जैसे लाल टोपी स्वतंत्रता और गणतंत्र के लिए क्या किए, लाल टोपी उपयोग किए थे पहनने के लिए। और इसके साथ साथ क्या है, तिरंगा तिरंगा अपना झंडा चुने थे, जिससे तिरंगा का एक प्रतीक बना था। और कलगी ये सब क्या है, प्रतीक के रूप में वो इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें। और इसके बाद क्या है, मारियान जैसे मारियान क्या है, मारियान की एक प्रतिमा बनाई, प्रतिमा बनाकर एक क्या बहुत सारी प्रतिमाएं बनाकर हर जगह चौराहों पे या सार्वजनिक चौकों पे लगा दी जाती है। जिससे क्या होता है कि जो जनता होती है उसे जनता का एकता या राष्ट्रीय का प्रतीक याद रहे कि हाँ ये हमारे राष्ट्रीय या देश का प्रतीक है। उस रूप में इसको याद करते रहें, जिससे कि उनका इसका भाव पता चले कि हाँ हमारा देश ऐसा है कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। देश के प्रति जैसे कोई बात होगी तो जैसे देश का मूर्ति रूप देने का कारण क्या था, यहाँ पे किसी भी देश को अब सारे लोग अपना देश समझ के अपने देश के प्रति के लिए, देश के प्रतीक के लिए एकता का भाव पैदा हो सके। और किसी देश का अगर समय कोई खतरा या युद्ध होता है तो अब सब लोग अपना उसमें भूमिका निभाएं, सहयोग करें, कहने का मतलब। आगे बात करते हैं, ये जो मारियान की जो चित्र था उसको क्या किया, सिक्कों पे, डाक टिकटों पर उसकी छवि को अंकित किया गया था। और इसी तरह की जो बात करते हैं कि जैसे कि अभी यहाँ देख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि फ्रांस में मारियान का रूप दिया गया है, एक महिला को मारियान नाम दिया जाता है। वो स्वतंत्रता का स्वतंत्रता के लिए वो एक देश की एकता के रूप में उसको उपयोग किया गया। तो वहीं उसी तरह देखेंगे कि जर्मनी में भी जर्मेनिया का एक राष्ट्र का रूप बन गई थी। जर्मेनिया भी एक महिला के रूप में दिया गया है कि उसको वहाँ पे
राष्ट्र का रूपक बन गई। और इसके बाद क्या हुआ था वहाँ पे, और बलूत के जो पत्ते होते हैं उसको मुकुट पहनाया जाता है। बलूत के जो पत्ते होते हैं वो जो है क्या है, वीरता का प्रतीक है, उसके लिए उसका मुकुट, उसका किसका मुकुट पहनाते थे, बलूत के पेड़ के पत्तों का। आगे बात करते हैं कि अभी आपने देखा कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसी लोग उस समय किए, और इस समय अब बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद है क्या चीज, इसके बारे में आपने अभी तक देखा कि इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हो गई कि कैसे साम्राज्यवादों के लिए और कैसे रूढ़िवादी प्रयास किए अपने अपने, कैसे जो है उदारवादी प्रयास किए, कैसे और बहुत सारे इसमें जो है क्रांतियां हुई, बहुत सारे जो है युद्ध हुए, उसके बारे में यहाँ लास्ट में हम बात कर ले रहे हैं। ये चैप्टर का आखिरी वीडियो है। अब इसमें देखते हैं क्या हुआ था कि 19वीं सदी के अंत में जो राष्ट्रवाद जो है क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का जो आदर्श रूप जो है बदल गया था। शुरुआत में जो 19वीं सदी का जो आदर्श रूप था वो दूसरी तरह का था, और बाद में आदर्श रूप जो है कैसे बदल गया उसके बारे में हम बात करते हैं कि पहले जैसे नहीं रहा, कि जो उदारवादी और राष्ट्रवादी जो स्वभाव थे वो पहले जैसे नहीं रहे। तो क्या हुआ कि सीमित उसमें थे कि हाँ जैसे सीमित उनको लक्ष्य कर दिया गया। पहले जैसे कोई सीमित लक्ष्य नहीं थे उदारवाद के कि हाँ यही हमारा टारगेट है इसलिए हम क्रांति कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ था, सीमित हो गया था और संकीर्ण सिद्धांत बना दिए गए थे कि इस सिद्धांत पे जो उदारवादी हैं राष्ट्रवादी का जो है स्वभाव ऐसे होगा और ये काम करेंगे और ऐसे विचार रहेंगे। तो जिसके वजह से क्या हुआ था, जब सीमित सिद्धांत हो गए थे तो उसमें जो है उनमें जो है एकता का भाव आ गया था, और वो जो है एकता के भाव के वजह से ही क्या हुआ था कि राष्ट्रवादी जो समूह थे वो एक दूसरे जो है अपने देश के लिए जो है कहने का मतलब उनमें एकता का जब भाव पैदा हो जाए तो अपने देश के लिए वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और इसी का फायदा वहाँ पे क्या हुआ कि राष्ट्रवादी जो समूह थे एक दूसरे को लड़ने के लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और साथ में क्या हुआ कि जो यूरोपीय जो है शक्तियां हैं, जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, इस समय जो ये एकता का भाव है, राष्ट्रीयवादी भावना है लोगों के अंदर जब भर गई थी, तो उसी का फायदा उठा के कहाँ पे यूरोपीय शक्तियों ने साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया। कैसे कि राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल करके उन्होंने जो भी जैसे भी चाहा कि देश को डाइवर्ट किया, वैसे जो है लोगों को अपने उसमें जैसे युद्ध किए, तो क्या हुआ सारे देश के वासियों ने उनके साथ सहयोग किया। तो ये क्या हुआ था, राष्ट्रों के एक बंध गए थे और सारे लोग उनका सहयोग किए थे, और इसे में वो साम्राज्यवादी उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए उपयोग कर लिए। किसको, जो है राष्ट्रवादी भावना को। 1871 की बात करते हैं। 1871 में क्या हुआ था, यूरोप में तनाव का क्षेत्र की बात करते हैं। जो तनाव का क्षेत्र था यूरोप में, उस क्षेत्र की बात करते हैं, वो बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र बात करें तो बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। यहाँ पे बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक सबसे बड़ी बात थी, बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जाति बहुत सी भिन्नताएं थी, जिसके वजह से कौन कौन से देते हैं, जैसे रोमानिया और इसके साथ बुल्गारिया, अल्बानिया और यूनान जैसे देश आते थे। यूनान के साथ साथ कौन से थे, मैसेडोनिया और क्रोएशिया और बोस्निया और जो है सर्बिया जैसे बहुत सारे इसमें देश शामिल थे, जिसके वजह से क्या होता है कि वो उनमें जो है ये इन देशों की वजह से वो होता है कि क्या कि सब लोग जो है यूरोपीय देश के जो शक्तियां रहती हैं वो चाहती हैं कि कितने से कितना जो है वो अपना जो है एरिया बढ़ा सकें। उस समय की इसी चीज़ की लड़ाई रहती है। जो निवासी रहते हैं वहाँ पे, उनको जो बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी रहते हैं उनको स्लाव कहा जाता था, और इनका जो बड़ा हिस्सा था वो ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से में आता था। जो बाल्कन क्षेत्र का था वो ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से में आता था। जो हम अभी आपको नाम बताएं, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान जैसे जो देश जो बता रहे हैं, ये आधुनिक जो एरिया आते हैं। पहले ये जैसे नहीं था, वो सारा चीज़ कहाँ पे आता था, बाल्कन क्षेत्र में आता था। और ये आधुनिक देशों के हम नाम बताए हैं कि आधुनिक देश में ये रोमानिया और बुल्गारिया बन गए हैं, यूनान बन गए हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि जो ये बाल्कन क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा था वो ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से में था। ऑटोमन साम्राज्य के में रोमानिया राष्ट्रवाद जो बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ थी, ऑटोमन साम्राज्य में ही क्या है, रोमानिया राष्ट्रवाद के आने से क्या हो गया था, ये इसका जो है विघटन हो जाता है ऑटोमन साम्राज्य का। जब रोमानिया राष्ट्रवाद आता है तो इसके बाद जब विघटन हो जाएगा ऑटोमन साम्राज्य का, तो क्या होता है, बहुत विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है। विस्फोटक स्थिति जब पैदा हो जाएगी तो क्या होगा, विस्फोटक स्थिति के कारण क्या हो जाता है, ये जो यूरोपीय राष्ट्रीय शक्तियां होती हैं वो क्या करती हैं कि स्वतंत्र घोषित करने लगती हैं, यूरोपीय जो शक्तियां होती हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये इतिहास, अगर यहाँ बात करी जाए तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विस्फोटक स्थिति कैसे पैदा हो गई, ये भी एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार विस्फोटक स्थिति का कारण क्या था, यानी कैसे हो गए। अभी तक जो चल रहा था यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य पूरा उसमें भौगोलिक क्षेत्र पे शासन कर रहा था। जैसे ये विघटन हो जाता है रोमानिया राष्ट्रवाद की वजह से, तो क्या होता है कि
सारे देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। ये होता है कि और फिर इसी समय सोचते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई। और उसके बाद क्या होता है कि इस क्षेत्र में ये जो है, और बाल्कन क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो क्या है कि अब जब ये विघटन हो जाता है तो क्या होता है, उनको लगता है कि हाँ जो है उस समय के लिए, कुछ समय के लिए लगता है कि वो स्वतंत्र हो गए, और इतिहास के इस्तेमाल स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं कि हाँ स्वतंत्र हो गए, बात करते हैं कि इतिहास में कभी स्वतंत्र थे। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, तत्पश्चात जो है विदेशी शक्तियाँ उनको अधीन कर लेती हैं। और अधीन करने के साथ साथ क्या होता है कि जो बाल्कन के क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे क्या है, बाल्कन क्षेत्र पे आज़ादी पाने के बहुत, जो बाल्कन क्षेत्र होता है उसका सपना हो जाता है कि वो आज़ादी पाए, जब विदेशी शक्तियाँ इसको क्या है कि अधीन कर लेती हैं। उसके बाद जो स्थिति आती है यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे अपनी जो है पहचान और स्वतंत्रता की, बाल्कन क्षेत्र के जो एरिया होते हैं सब अपने अपने जो है स्वतंत्रता और जो है अपनी अपनी जो है पहचान की घोषणा करने लगते हैं, तो उसके साथ इनके बीच में टकराव पैदा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें देश बन जाते हैं। जो अभी आपको नाम गिनाए कि बहुत सारे देश आ गए थे, वो सबकी अलग अलग क्या थी, उसमें जातीय भिन्नताएं थी। और तो इसके साथ साथ जो भिन्नताएं थी, भौगोलिक भिन्नताएं थी, उसके वजह से जब यहाँ टकराव पैदा हो जाता है तो एक दूसरे के वहाँ पे एक सबसे बड़ी स्थिति ये खराब होती है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं एक दूसरे से, जो राज्य होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। इलाके जो है एक दूसरे के इलाके हथियाने के प्रयास में रहते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि वो जो जब एक दूसरे के इलाका हथियाने के प्रयास करेंगे तो वो हमेशा जो है ईर्ष्या भावना रहती है, हमेशा टकराव की स्थिति रहती है। इसी का फायदा क्या होता है कि जो बड़ी शक्तियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा रहती है वो क्या रहती है, जैसे जो यूरोपीय देश रहते हैं उनमें क्या प्रतिस्पर्धा रहती है, व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार अपना फैला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या है उपनिवेश बना सके, और जो है नौसैनिक और सैन्य ताकत जो है के बीच में प्रतिस्पर्धाएं रहती हैं। और रूस और जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे ये जो देश हैं, ये ताकत वाली बड़ी शक्तियां होती हैं, ताकतशाली देश होते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनकी पकड़ जो है मजबूत करने के लिए, वो क्या करते हैं यहाँ पे ये चाहते हैं कि अपनी पकड़ मजबूत करें, और पकड़ मजबूत करने के लिए वहाँ पे जो कई युद्ध होते हैं, और कई युद्धों को मतलब बाल्कन क्षेत्र में अपनी पकड़ चाहते हैं कि मजबूत हो जाए कौन, रूस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश। और इसमें जो है क्या होता है कि जब कई युद्ध होते हैं तो युद्धों का परिणाम जो आता है, अंततः जो परिणाम निकलता है वो क्या निकलता है, विश्व युद्ध का ये परिणाम निकलता है कि अंततः विश्व युद्ध होता है। और जो साम्राज्यवाद से जुड़कर यहाँ पे जब विश्व युद्ध क्या होता है, साम्राज्यवाद से जुड़कर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, हम साम्राज्यवाद और जो है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद जो है 1914 में, जो है साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। फिर से बात बता दे रहे हैं कि जो साम्राज्यवाद से जुड़कर जो है राष्ट्रवाद क्या होता है कि 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले जाता है। विपदा कैसे आ जाती है, प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है, और प्रथम विश्व युद्ध का जो है परिणाम क्या होता है कि यूरोप की बहुत हालत खराब हो जाती है, बहुत हानि होती है। और यहाँ क्या करते हैं, आगे बात करते हैं, जो यूरोपीय शक्तियाँ रहती हैं उनमें क्या होता है, उपनिवेशों ने साम्राज्य, जब ये टकराव हो जाता है, सारी स्थिति पैदा हो जाती है, तो जो यूरोप की जो उपनिवेश बनाए रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो उपनिवेश क्या करते हैं, अब साम्राज्यवाद का विरोध करने लगते हैं, और वो अपने आप को क्या करते हैं कि साम्राज्यवादी जो विरोधी आंदोलन करने लगते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो राष्ट्रवादी होते हैं, राष्ट्रवादी जो है साम्राज्यवाद का विरोध करने लगते हैं, और विरोध करने के साथ साथ क्या होता है कि जो सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित रहते हैं, जो राष्ट्रवादी रहते हैं वो सामूहिक एकता भावना से प्रेरित रहते हैं, और उसी का फायदा ये होता है कि वो लोग एक होकर युद्ध का उसको एक रूप दे पाते हैं। और क्या होता है कि राष्ट्रवाद की जो आगे बात करते हैं हम, राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार हर जगह जो है दोहरा नहीं गई। इस बात का मतलब है कि राष्ट्रवादी जो है, जो राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार थे, राष्ट्रवाद के यूरोपीय जो विचार थे, अगर ये राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार की बात करें, मतलब जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार थे, तो वही विचार हर जगह जो है क्या है कि दोहराए नहीं गए। और दोहराए न जाने का मतलब यही है कि जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार थे, वही विचार दूसरे देशों ने नहीं माना। उस समय की स्थिति आ गई, हर जगह लोगों ने राष्ट्रवाद तो माना, लेकिन राष्ट्रवाद के जो विचार थे वो हर देश के अपने अपने या हर जगह के लोगों के अपने अपने तरीके से जो है उनके राष्ट्रवाद के विचार थे, और राष्ट्रवाद के उनके विचार विकसित हुए। वहाँ पे क्या हुआ था, राष्ट्रवाद उसी तरह का विकसित हुआ। और इसके साथ बात करते हैं कि जो लेकिन एक बात है कि सारे देशों ने राष्ट्रवाद के जो विचार हैं वो तो अलग अलग माने, हर जगह अपने अनुसार वो माने विचार, लेकिन वो उसी तरह का राष्ट्रवाद विकसित हुआ। लेकिन उसके साथ साथ एक बातों में सब लोगों ने सहमति दी, वो बात क्या थी कि राष्ट्र राज्यों के गठित, मतलब कि राष्ट्र राज्यों को गठित करने का विचार सभी ने स्वाभाविक और सार्वभौमिक जो है मान लिया था। मतलब कि सब लोगों ने चाहा कि राष्ट्रवाद के जो सार्वभौमिक विचार हैं वो क्या थे कि राष्ट्र राज्यों का गठन होना चाहिए,
इस तरह के विचार सब में आए कि राष्ट्रीय जो है जो टूटे फूटे ऐसे छोटे मोटे जो है जो राज्य थे वो क्या है राष्ट्र राज्यों का गठन हो, एक जो है गठित जो है राज्य बन सके। तो यहाँ पे देखें कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की स्थिति क्या स्थिति आती है कि प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कई सारे देश, कई जो है एरिया जो है बढ़ जाते हैं, फिर कई देशों का एकीकरण हो जाता है। इसी तरह जो है ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है कैसे हुआ, यूरोप में यानी कि राष्ट्रवाद से देखें कैसे साम्राज्यवाद स्थित रहे, कैसे जो है वहाँ पे जो है युद्ध हुआ, कैसे जर्मनी का गठन हुआ। इस तरह के विचार सारे जो है इस चैप्टर में पूरे इसी तरह दिया गया है कि कैसे कैसे यूरोप में क्या क्या घटनाएं हुई। उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पे कैसे रूढ़वादी जो है उनका जो है रूढ़वादियों को विरोध किए, और फिर कैसे सैनिक जो है इटली का जो है निर्माण कर पाते हैं, सैनिकों क्या जर्मनी में भूमिका रहती है। इस तरह पूरा देखें कि रूढ़वादी और एक जो है मतलब कि एक जो है एक होता है रूढ़वादी, एक होते हैं राष्ट्रवादी। रूढ़वादी हमेशा चाहते हैं सत्ता पर कब्जा रहे, लोगों को दबाया जा सके। राष्ट्रवादी राष्ट्र की भावना से प्रेरित रहते हैं। और एक दल होता है कि चाहता है कि हम स्वतंत्र हो सकें, और एक चाहता है कि हम किसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दबाया जा सके और अपना जो है शासन किया जा सके। इस तरह देखते हैं कि यूरोप में कैसे जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया ये चैप्टर। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस चैप्टर में ये फिर से बता दे रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है ये लास्ट वीडियो है। इसके पहले आपको 3 वीडियो देखना पड़ेगा, ये आखिरी वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।